विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आवेश जो प्रवाहित होते हैं वही धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने माना कि यह एक चालक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक वायर है, एक तार है, इसमें हमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है वह चालक होता है। कल भी हमने आपको बताया था। हम जान रहे हैं इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, एक जिगजैग पथ पर अपने को मूव करते हैं। कोई निर्धारित नहीं है कि इनको कैसे चलना है, ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वायर में चारों तरफ अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, बिल्कुल अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। आवश्यक क्या है, इसमें करंट कब फ्लो होगा, जब यह सारे इलेक्ट्रॉन, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में सामूहिक रूप से बहने लगे। यानी ये जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये है, तो जैसे देख ही रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यह इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, यह इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो विद्युत प्रवाहित करने के लिए इसमें आवश्यक क्या है कि यह सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, सारे एक साथ एक दिशा की ओर गतिमान हो जाएं। तो यह कब संभव है, जब इस पर किसी बल को लगाया जाए, ठीक है। तो बल लगाने के लिए अगर इस कंडक्टर को हम एक सेल से जोड़ देते हैं, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह निगेटिव टर्मिनल, इससे जोड़ देते हैं। तो जब इससे जोड़ेंगे तो इसको एक बल मिलेगा, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक बल मिलेगा। बल मिलने के कारण ये सभी सामूहिक रूप से एक सीध में, बिल्कुल एक डायरेक्शन में एक साथ बहने लगेंगे, ठीक है। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के बारे में बताएं कि जो करंट होती है, जो धारा होता है, वह धारा बिल्कुल धनावेश की दिशा में होती है। जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होगा उसी दिशा में धारा का प्रवाह होगा, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो यह हो गया आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को समझना। इसके बाद अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इसके और भी टॉपिक्स पर। अगर मान लीजिए यह कोई कंडक्टर है, यह कोई चालक है, तो इस चालक के मान लीजिए यह कोई एरिया है, यह कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसका ले लिए। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो धारा प्रवाह की समय दर है, यानी आवेशित कणों के प्रवाहित होने का जो दर है, आवेश प्रवाह की जो दर है, उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। माना कि कोई कण है जिस पर Q आवेश है और यह T समय में प्रवाहित होता है। तो अगर हम कहें कि इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, तो हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि I बराबर होगा Q बाई T के। I को हम धारा कहेंगे, I का मतलब धारा होता है। करंट को हम I से डिनोट करेंगे। Q का मतलब यह आवेश है, आवेश को हम Q से डिनोट करेंगे। T का मतलब समय है, इसे हम T से डिनोट करेंगे। तो I बराबर होता है Q बाई T। अगर केवल आवेश को हम निकालना चाहें तो Q बराबर हो जाएगा I गुणे T। यह Q की वैल्यू हो जाएगी और यह I की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है, तो थोड़ा इसके यूनिट पर चर्चा करते हैं। तो I का मात्रक बराबर, यहाँ Q है तो हम Q का मात्रक रखेंगे। Q का मतलब आवेश होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। समय का मात्रक जो होता है वह सेकेंड होता है। तो I बराबर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड।
क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसे ही हम एसआई पद्धति में बोलेंगे कि एम्पियर। इसे ही हम क्या कहेंगे, एम्पियर। ठीक है, यानी करंट का जो मात्रक होता है वह एम्पियर भी होता है, कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है, I बराबर Q/T होता है। इस चीज को तो आप समझ लिए। अगर किसी सर्किट में किसी भी विद्युत परिपथ में एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में, मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश किसी एरिया से प्रवाहित होगा तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। अगर आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 कूलाम का आवेश किसी सर्किट में 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि सर्किट में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में करंट जो प्रवाहित होती है उसे मापते कैसे हैं, उसके हम कैसे नापते हैं, कैसे पता करेंगे कि किसी सर्किट में कितने एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह उपकरण कहलाता है एमीटर। कौन सा उपकरण होता है, एमीटर। आपके लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे एमीटर। क्या बताएंगे, एमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएं। आई को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वह होगा एमीटर। ठीक है, दूसरी चीज, अमीटर का कनेक्शन हम सर्किट में कैसे करते हैं, किसी सर्किट में एमीटर को कैसे जोड़ेंगे। तो किसी भी सर्किट में एमीटर का कनेक्शन हम सदैव सीरीज में करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं, यानी सीरीज कनेक्शन। एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है, तो सीरीज कनेक्शन होता है, उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं एमीटर होता क्या है। तो जो एमीटर होता है वह बहुत लो रेजिस्टेंस का एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर धारा का विक्षेप बताता है। अमीटर में एक लो रेजिस्टेंस का यह गैल्वेनोमीटर होता है। इसमें क्या होता है, एमीटर की संरचना हम आपको बताएं तो एमीटर के अंदर नाल चुंबक लगी होती है। नाल चुंबक के अंदर कुंडली बनाई गई रहती है। उस कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली अपने सामान्य स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि कुंडली ऐसे है, इसमें धारा प्रवाहित हुई तो कुंडली घूम के कुछ ऐसे हो गई, यानी कुंडली में कुछ विक्षेपण हो गया। इस कुंडली से सुई जुड़ी होती है जो एक धुरी पर कनेक्ट होती है। इस कुंडली के साथ एक सुई जुड़ी होती है और यह सुई इस धुरी पर कनेक्ट होती है। धुरी पर ही यह सुई विक्षेपण प्राप्त करने पर इधर उधर घूमती है, इधर या उधर घूमती है। अब क्या होता है, यह किस पर घूमती है, तो इसे घूमने के लिए एक वृत्तीय पैमाना होता है। एक वृत्तीय पैमाने पर यह सुई घूमती है। इस वृत्तीय पैमाने पर कुछ अंक लिखे गए होते हैं, कुछ अंक अंकित होते हैं। इन्हीं अंकों पर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से अंक इस पर होते हैं और यह घूमता है। अब यह मान लीजिए विक्षेपित होकर जहां पहुंचेगा, सपोज दैट यह सुई 3 पर पहुंच गया तो हम कहेंगे सर्किट में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर संकेत भी होता है, ऐसे लिखा होता है तो कहेंगे एम्पियर है। इसके साथ ही साथ ये जो आपका एमीटर होता है इसका रेंज भी होगा, इस पर रेंज भी अंकित होगा। आप किसी एमीटर को लेके देखेंगे कि कितने एम्पियर से कितने एम्पियर के करंट को यह नापने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एमीटर को उठाएंगे और उसको ले जाएंगे, जो बड़ा वाला तार आया है रेलवे वाला, को बड़ा वाला तार उसमें जोड़ देंगे, लगेंगे करंट नापने। ऐसी गलती नहीं करेंगे। हर जगह का करंट को मेजर करने के लिए अलग अलग एमीटर होते हैं। हर एमीटर का अपना एक रेंज होता है। तो यह जो आप एमीटर देख रहे हैं, जो आप अपने प्रयोगों में उपयोग करेंगे, बहुत ही लो रेंज का एमीटर होता है और इसके माध्यम से हम यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को नापेंगे। इसका जो कनेक्शन होगा वह सीरीज में होगा, यानी अमीटर के धन सिरे को सेल के प्लस से जोड़ेंगे। आप यहाँ सर्किट में देख पा रहे होंगे कि एमीटर का प्लस सिरा सेल के प्लस सिरे से जुड़ा है, एमीटर का माइनस का जो सिरा है वह
माइनस से जुड़ा है, यानी इसका कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। अगर यह पैरेलल होता तो इसका एक सिरा प्लस से जुड़ता और एक सिरा माइनस से इसको जोड़ा जाता, तो जाके यह पैरेलल हो जाता, लेकिन यह एक सीरीज कनेक्शन में इसको जोड़ा गया है। तो यह चीज को आप समझ गए। अब यह जो विक्षेप होता है, यह विक्षेप किस पर निर्भर होता है? तो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हम इस पे डिफ्लेक्शन पाते हैं, इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतना कम डिफ्लेक्शन इसमें हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। फिगर में आप यह देख पा रहे हैं कि यह एक सेल है। सेल का काम क्या है कि इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को फोर्स प्रदान करता है। फोर्स पाने के ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। अब यहाँ से देखिए यह फ्लो हो रहा है और यहाँ से आगे बढ़ेगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा। एमीटर बताएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। कुंजी, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। कुंजी जो होता है सर्किट को मेक और ब्रेक का कार्य करता है, अर्थात सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। कुंजी का मतलब स्विच होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक सर्किट में इस तरह से स्विच लगा है और यहाँ से हम इसमें करंट को फ्लो कराना चाहते हैं। यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर यह हमारा जो स्विच है, आप देख रहे हैं स्विच इस समय अपने नॉर्मली ओपन एनो कंडीशन में है। एनो कंडीशन में है, ऑन है, नॉर्मली ओपन है। तो इस समय इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह सर्किट क्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है। यानी धारा के प्रवाह होने के लिए सर्किट का जो है वह सर्किट क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज नहीं है सर्किट, ओपन सर्किट है, तो इस समय इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। यानी ओपन सर्किट जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ओपन सर्किट का, ठीक है। जब हम इसे क्लोज कर देते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, यानी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वह जीरो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। इसमें स्विच का एक बहुत बड़ा महत्व है। स्विच जो होता है सर्किट को ओपन और क्लोज का काम करता है। आप अपने घरों में देखते हैं फैन बंद है, फैन बंद है, इसका मतलब स्विच अपनी एनओ कंडीशन में है। जब फैन चल रहा है इसका मतलब स्विच एनसी कंडीशन में है, नॉर्मली क्लोज्ड है। तो इस प्रकार आप खूब अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का हम सर्किट में मेजर कैसे करते हैं, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर का कनेक्शन क्या है और इसे हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। यह लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है, इस चीज को आप जरूर याद करेंगे। ये सर्किट डायग्राम आपको बता दिया गया है। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.